बात करते हैं भत्ते की। भत्ते तीन तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पूर्ण रूप से कर योग्य भत्ते। नंबर सेकंड, पूर्ण रूप से करमुक्त भत्ते। और नंबर थर्ड, आंशिक कर योग्य भत्ते या आंशिक करमुक्त भत्ते। सबसे पहले हमें भत्ते और अनुलाभ में अंतर पता होना चाहिए। भत्ते और अनुलाभ में क्या अंतर होता है? भत्ता नगद के रूप में मिलता है, अर्थात कैश के रूप में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? भत्ता। और अनुलाभ जो होता है वो कैश में भी मिल सकता है, यानी कि नगद भी मिल सकता है, या काइंड के रूप में भी मिल सकता है, यानी कि वस्तु के रूप में मिल सकता है। भत्ता ऑफिशियल पर्पज या प्राइवेट पर्पज दोनों के लिए मिल सकता है, लेकिन अनुलाभ केवल प्राइवेट पर्पज के लिए मिलता है। इसलिए पहले आपको भत्ते और अनुलाभ में अंतर पता होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण रूप से कर योग्य भत्ते की, कि कौन कौन से भत्ते ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से कर योग्य होते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट में आता है महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता। इसके अलावा भी भत्ते होते हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे जीवन निर्वाह भत्ता। नंबर सेकंड आता है नगर क्षतिपूरक भत्ता या राजधानी क्षतिपूरक भत्ता। नंबर थर्ड है भोजन भत्ता या नाश्ता भत्ता। नंबर फोर्थ है विवाह भत्ता। नंबर 5 है प्रतिनियुक्ति भत्ता। नंबर 6 है परिवार भत्ता। नंबर 7 है वार्डनशिप भत्ता। नंबर 8 है प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। अब प्रैक्टिस ना करने का भत्ता किसको मिलता है? ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी काम में हैं और वो अपना काम को छोड़कर अपना अलग से काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या दिया जाता है? प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। जैसे अगर कोई मेडिकल कॉलेज में है या मेडिकल या अस्पताल में है और उसको सरकार ने नियुक्त कर रखा है, तो उस पर उसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो अपनी अलग से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए उसको सरकार अलग से क्या देती है? प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। ऐसे ही जो सरकारी वकील होते हैं उनको भी प्रैक्टिस ना करने का भत्ता मिलता है। नेक्स्ट है चिकित्सा भत्ता। चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं दोनों अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चिकित्सा भत्ता जो होता है वो पूर्ण रूप से कर योग्य होता है, लेकिन चिकित्सा सुविधा जो होती है वो कर मुक्त होती है अगर वो सरकारी अस्पताल में कराई गई हो। अगर निजी अस्पताल में कराई है तो कर योग्य है, और अगर सरकारी अस्पताल में कराई है तो कर मुक्त है। नेक्स्ट नौकर भत्ता। ये नौकर भत्ता है जो अधिकारियों को मिलते हैं, नौकर, उनको जो भत्ता मिलता है वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है प्रोक्टर भत्ता। प्रोक्टर भत्ता पूर्ण रूप से कर योग्य है। जल एवं विद्युत भत्ता। जल एवं विद्युत भत्ता पूर्ण रूप से कर योग्य है। उसके बाद है कुत्ता भत्ता। कुत्ता भत्ता आमतौर पर डॉग स्क्वाड वालों को मिलता है, उनके लिए ऐसा भत्ता कर योग्य है। रात्रि भत्ता, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको ये भत्ता मिलता है, तो उनके लिए भत्ता कर योग्य है। नेक्स्ट ग्रामीण भत्ता, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उनको यह भत्ता मिलता है, तो यह भत्ता उनके लिए कर योग्य है। यातायात भत्ता। यातायात भत्ता कर योग्य है, लेकिन विकलांगों के लिए यह भत्ता कर योग्य नहीं है। विकलांगों की दशा में यातायात भत्ता 3200 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है अन्य कर योग्य भत्ते। इसमें प्रोजेक्ट भत्ता है, पाली भत्ता है, टेलीफोन भत्ता है, कपड़ा भत्ता है, डिनर भत्ता है, आदि भत्ते इसमें शामिल होते हैं। ये क्या है? अन्य कर योग्य भत्ते। सेकंड है हमारा पूर्ण रूप से करमुक्त भत्ते, अर्थात ऐसे भत्ते जो वेतन से आय शीर्षक में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें नंबर फर्स्ट है विदेशी भत्ता। जो विदेशी भत्ता होता है अगर वो किसी को मिलता है कर्मचारी को, तो क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट यानी कि कर मुक्त। दूसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो भत्ते मिलते हैं वो क्या होंगे? कर मुक्त। नेक्स्ट है यूएनओ से जो प्राप्त भत्ता होगा वो क्या होगा? कर मुक्त। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष भत्ते। ये कौन कौन से भत्ते हैं? जैसे यात्रा भत्ता,
ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो क्या होता है, फुली एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता वो क्या होता है, फुली एग्जेम्प्ट। कार भत्ता वो क्या होता है, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन कार भत्ते के लिए ध्यान रखना होगा कि यदि कार भत्ता ऑफिस के लिए मिला है तब तो वो एग्जेम्प्ट है, यदि वो पर्सनल के लिए मिला है तब क्या है, वो टैक्सेबल। तो आपको कार भत्ते में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है सहायक भत्ता। सहायक भत्ता भी क्या होता है, कर मुक्त होता है। इसके बाद है वर्दी भत्ता, यह भी कर मुक्त होता है। इसके बाद दौरा भत्ता, यह भी कर मुक्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये विशेष भत्ते हैं जो कर मुक्त होते हैं। थर्ड है आंशिक कर योग्य भत्ते। इसमें नंबर फर्स्ट है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता जो होगा उसका कुछ पार्ट आपका एग्जेम्प्ट होगा और कुछ भाग उसका टैक्सेबल होगा। इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। दूसरा नंबर है मनोरंजन भत्ता। इसका भी कुछ भाग आपका कर मुक्त होगा और कुछ कर योग्य होगा। इसको भी मैं इसके बाद डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है विशेष भत्ते। विशेष भत्ते कौन कौन से होते हैं, जैसे शिक्षा भत्ता। शिक्षा भत्ता किसी कर्मचारी के लिए 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए तक कर मुक्त होता है। यदि बच्चे ज्यादा होंगे तो फिर जो बाकी बच्चे होंगे 2 के अलावा उन सब का क्या होगा, कर योग्य है। छात्रावास भत्ता। छात्रावास भत्ता 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे तक कर मुक्त होता है। यह भी 2 बच्चों तक सीमित है, अर्थात 2 बच्चों तक कर मुक्त होगा। उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो फिर वो कर योग्य होगा। इसके बाद है यातायात भत्ता। यातायात भत्ता 3200 रुपए प्रति माह तक केवल अपंग व्यक्तियों के लिए कर मुक्त होता है, बाकी सभी के लिए कर योग्य है। जनजाति क्षेत्र भत्ता 200 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होता है। इसके बाद भूमिगत भत्ता 800 रुपए तक कर मुक्त होता है। उसके बाद लास्ट है आपका उच्च पर्वतीय भत्ता जो कि 1600 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होता है। मकान किराया भत्ता धारा 10(13)(a) के अंतर्गत आता है और नियम 2A में संदर्भित है। तो मकान किराया भत्ते के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मकान किराया भत्ता जब मिलता है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वह गैर सरकारी कर्मचारी हो, दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों के लिए उसकी गणना की जाएगी। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है आपका भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, अर्थात कर्मचारी को जो भत्ता मिला है उस राशि को हमें पहले पॉइंट में लिखना है। नंबर सेकंड है चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, अर्थात कर्मचारी ने जो मकान ले रखा है उस पर जितना किराया दिया है वो, और उसमें से वेतन का 10% हमें लेस करना है। नंबर थर्ड है वेतन का 40% या 50%। जो कर्मचारी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई इनमें निवास करते हैं उनके लिए 50% सीमा लगती है, और जो इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं उनके लिए 40% की सीमा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इन चारों शहरों में रहता है तो 50% और इन चारों के अलावा रहते हैं तो 40%। अब बात आती है कि वेतन में हम क्या क्या लेते हैं। जो वेतन हम निकालेंगे यहाँ पर, इस वेतन के लिए हमें क्या क्या लेना होगा वेतन में, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मूल वेतन, जो बेसिक सैलरी होती है, सबसे पहले हम उसको लेंगे। उसके बाद महंगाई वेतन यानी कि डियरनेस पे, क्योंकि डियरनेस पे वेतन का ही हिस्सा होती है, इसलिए महंगाई वेतन में हम सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं देखते हैं। इसके बाद महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस, इसके लिए देखा जाता है कि क्या महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत है, अर्थात अंडर टर्म्स एंड कंडीशन है अथवा नहीं। अगर है तो हम उसको वेतन में जोड़ लेंगे और अगर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन। अगर कमीशन के साथ कोई परसेंटेज दे रखी है और सेल्स का अमाउंट दे रखा है तो आप उस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। अर्थात अगर बिक्री पर कमीशन की दर दी हो तो हम इसको ऐड करेंगे, और अगर केवल कमीशन का अमाउंट दे रखा है, ये नहीं लिखा है कि वो निश्चित दर से है, तो फिर हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इन सब का टोटल करके हमारा वेतन आ जाएगा। उस वेतन को हम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 में यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो हमने 3 पॉइंट की कैलकुलेशन की है, इन तीनों पॉइंट्स में सबसे कम राशि किसकी है। तीनों पॉइंट्स में से जो सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, कर मुक्त।
उसे हम क्या बोलेंगे, मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि। और कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे कि जो हमारा पहला अमाउंट होगा, पहले पॉइंट में जो आता है वास्तविक प्राप्त राशि, उसमें से हम कर मुक्त राशि को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कर योग्य राशि। इसे क्या बोलेंगे, मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि, जो कि वेतन से आय में जोड़ी जाएगी। इसके बाद है मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता केवल सरकारी कर्मचारियों को अगर मिलता है तब उसको उसकी छूट मिलती है, केवल सरकारी कर्मचारियों को। अगर गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलती है। मनोरंजन भत्ते के लिए पहला पॉइंट भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा पॉइंट वेतन का 20% और तीसरा पॉइंट अधिकतम 5,000 रुपए। वेतन में केवल मूल वेतन को लिया जाएगा और कर मुक्त राशि निकालने के लिए जो 3 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं, उन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो क्या माना जाएगा, कर मुक्त राशि। अर्थात मनोरंजन भत्ते की कर मुक्त राशि उपरोक्त तीनों जो दे रखे हैं उनमें से जो भी कम होगी उसे मान लिया जाएगा। कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे, जो भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि है उसमें से कर मुक्त राशि घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कर योग्य राशि। यातायात व्यवसाय के उपक्रमों द्वारा परिवहन की सुविधा। यदि ऐसा उपक्रम अपने कर्मचारी को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है तो वास्तविक लागत ऐसी सुविधा का मूल्य मानी जाएगी, किंतु यदि कर्मचारी से कोई राशि प्राप्त कर ली गई है तो उसको घटा दिया जाएगा। होटल व्यवसाय में कर्मचारियों को रहने और खाने की सुविधा का मूल्यांकन। यदि कोई कर्मचारी को ऐसी सुविधा प्राप्त हुई है तो वास्तविक लागत ऐसी सुविधा का मूल्य होगी, किंतु यह याद रखना होगा कि कर्मचारी से अगर कोई राशि प्राप्त की गई है तो उसको घटा दिया जाएगा। बिना प्रतिफल या रियायती मूल्य पर अंशों का आवंटन। यदि बिना प्रतिफल के या रियायती मूल्य पर अंशों का आवंटन किया गया है तो ऐसा आवंटन उचित बाजार मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी और जो राशि बच के आएगी उसको क्या मान लिया जाएगा, कर योग्य मान लिया जाएगा। अन्य कोई सुविधा अगर दी जाती है तो उसको भी हम वास्तविक लागत के आधार पर कर योग्य मानते हैं।